दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, छोटी सी अच्छी कहानी है। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द करेजियस जैकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? करेजियस एक एडजेक्टिव है। करेज का मतलब होता है साहस, स्पेलिंग है COURAGE। करेज मतलब साहस, जो कि एक नाउन है। और ये करेजियस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बहादुर, साहसी, उसे करेजियस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। जैकल मतलब सियार। तो क्या अर्थ हुआ? द करेजियस जैकल मतलब कि बहादुर सियार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, उसके अलावा नए वर्ड मीनिंग को नोट भी करें और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day an old jackal was roaming for food। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आप देखेंगे तो आप उन्हें पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, एन ओल्ड जैकल मतलब एक बूढ़ा सियार, वॉज रोमिंग, रोम का मतलब घूमना, वॉज रोमिंग घूम रहा था, फॉर फूड भोजन के लिए, खाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन एक बूढ़ा सियार खाने के लिए या कह सकते हैं खाने की तलाश में भटक रहा था, घूम रहा था। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज। दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ईट मतलब होता है खाना और ये थर्ड फॉर्म है। और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये पता चलता है कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। और आप देखेंगे इस तरह के जो सेंटेंस है उसमें आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था जैसे वाक्य आते हैं, तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर पास्ट में कोई क्रिया का पूरा होना पाया जाता है उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। और पास्ट परफेक्ट में आपको हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज मतलब उसने कई दिनों से खाया नहीं था, या कि उसने कई दिनों से खाया नहीं था। इफ आई डू नॉट गेट फूड सून आई विल श्योरली डाई। क्या मतलब हुआ? इफ आई डू नॉट गेट फूड, इफ का मतलब होता है यदि। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो उसने क्या सोचा? इफ आई डू नॉट गेट फूड सून, सून मतलब जल्दी, यदि जल्दी मुझे खाना नहीं मिलता है, आई विल श्योरली डाई। दोस्तों यहाँ देखिए विल का यूज़ किया गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर गागे की वाक्य की टेल पर आता है, इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर विल का इस्तेमाल हमें करना होता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और श्योरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इफ आई डू नॉट गेट फूड सून, यदि मुझे जल्दी खाना नहीं मिलता है, आई विल श्योरली डाई, मैं निश्चित रूप से मतलब निश्चित ही मैं मर जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। और ये जो वाक्य आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। He was roaming in this fashion when he suddenly heard a strange sound। क्या मतलब हुआ? ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। He was roaming in this fashion। in this क्या मतलब हुआ कि वह इस तरह से, इस तरीके से घूम रहा था।
वैन ही सडनली हर्ड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। तो क्या अर्थ हुआ, वैन ही सडनली हर्ड, जब उसने सुना, हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज़ को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही वॉज रोमिंग इन दिस फैशन वैन ही सडनली हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, मतलब वह इस तरह से घूम रहा था जब उसने अचानक एक अजीब आवाज़ को सुना। ही एट वंस बिकेम अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और एट वंस मतलब तुरंत, ही एट वंस बिकेम अफ्रेड मतलब वह तुरंत, वह एक बार तो। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं कि एक बार तो, दो बार तो इसमें एट लगाया जाता है। ही एट वंस बिकेम अफ्रेड, तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार तो वो घबरा गया। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे, और वो दौड़ने लगा, मतलब वो दूर भागने लगा। रन अवे मतलब दूर भागना, और वो दूर भागने लगा। बट लेकिन ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, और यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट है, लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर गया होगा। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब वो थोड़ी ही दूरी पर गया होगा। व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड, तो उसने क्या सोचा, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू बी अफ्रेड मतलब मेरे लिए, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, टू बी अफ्रेड तो क्या अर्थ हुआ कि मेरे लिए डरना अच्छी बात नहीं है। आई वुड डाई सून एनीवे, वैसे भी मैं जल्दी मर जाऊंगा। लेट मी गो, मैं जाता हूँ। एंड सी ओ, देखता हूँ। परहैप्स, शायद। आई विल फाइंड सम फूड्स देयर, शायद मुझे वहाँ कोई भोजन मिल जाए। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, परहैप्स मतलब शायद। तो उसने क्या कहा कि चलो मैं जाता हूँ और देखता हूँ, शायद आई विल फाइंड सम फूड देयर, शायद मुझे वहाँ कुछ भोजन मिल जाए। एज द जैकल वेंट क्लोजर द साउंड ग्रीव लाउडर, दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और क्लोज का मतलब होता है नज़दीक, क्लोजर सेकंड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की। तो क्या अर्थ हुआ, एज द जैकल वेंट क्लोजर मतलब जैसे ही वो जो सियार और नज़दीक गया। द साउंड ग्रीव लाउडर, जो साउंड था, आवाज़ था, ग्रीव लाउडर वो और ज़्यादा और अधिक हो गया, वो और ज़्यादा मतलब कि अधिक हो गया। ग्रीव लाउडर और भी ज़्यादा वो तेज़ हो गया। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस, और जल्दी ही वो एक मतलब कि एक ओपन स्पेस और खुले क्षेत्र में वो आ गया। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, छुपते हुए, फ्रॉम बिहाइंड ए बुश एक झाड़ी के पीछे, बुश मतलब झाड़ी, एक झाड़ी के पीछे छुपते हुए। ही ट्राइड टू सी, उसने देखने की कोशिश की। फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग, की जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। चलिए आगे देखिए कहाँ से वो आ रही थी। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट नो वन वॉज देयर, दोस्तों सरप्राइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित होना। ही वॉज सरप्राइज, वो हैरान हो गया। टू फाइंड, ये देखकर या ये कह सकते हैं वो ये पाकर हैरान रह गया कि नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई भी नहीं है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई भी नहीं है। देन फिर वेयर इज़ द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम, फिर ये जो नॉइज़ है मतलब जो शोर है वो कहाँ से आ रहा है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, देयर इज़ नो वन हेयर, यहाँ कोई भी नहीं है। देन फिर वेयर इज़ द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम, ये मतलब आवाज़, शोर कहाँ से आ रहा है। द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड विद ब्रोकन बोज, दोस्तों लिटर्ड का मतलब होता है इधर उधर मतलब कि कूड़ा कचरा, उसे लिटर कहा जाता है। द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड विद ब्रोकन बोज, जो मैदान था, फील्ड मतलब मैदान, जो पूरा मैदान था, वॉज लिटर्ड वो अटा पड़ा था, विद ब्रोकन बोज टूटे हुए बाणों से। अरोज स्वॉर्ड्स एंड शील्ड, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बोस का मतलब धनुष, अरो मतलब कि बाण, जिन्हें तीर भी कहा जाता है, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, और शील्ड्स मतलब कवच। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला, द एंटायर फील्ड वॉज लिटर्ड विद ब्रोकन बोज, अरोज, स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स, मतलब कि जो पूरा मैदान था वो टूटे हुए धनुष, बाण, तलवारों से और कवचों से अटा पड़ा था, मतलब वहाँ पर भरमार में ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। आगे देखिए, इट सीम्ड दैट आ वॉर हैड बीन फॉट देयर, दोस्तों देखिए SEEM आप इसे मैं चाहूँगा नोट कर लीजिए। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ कि
दैट अ वॉर हैड बीन फॉट देयर। और ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जब हम एक्टिव में पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं उसका रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को मेंशन करें, जब हम पास्ट परफेक्ट को पैसिव में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर लगाई जाती है। तो इसका मतलब आप देख लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट की अ वॉर, मतलब कि एक युद्ध, अ वॉर हैड बीन फॉट देयर, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि एक युद्ध वहाँ पर लड़ा गया था। और ये दोस्तों ये जो फॉट आप देख रहे हैं ये फाइट की थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए, एट द वन एंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि मैदान के एक सिरे पर, ही सॉ, उसने देखा, और इसी की सेकंड फॉर्म में सॉ, ही सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड वॉर ड्रम, एक पुराना वॉर ड्रम, युद्ध का एक ड्रम मतलब कि नगाड़ा देखा। दोस्तों ड्रम मतलब कोई नगाड़ा वगैरह उसे देखा, लाइंग, पड़ा हुआ, अंडर अ बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एट द वन एंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि उस मैदान के एक किनारे पर, ही सॉ, उस क्या देखा उसने, एन ओल्ड वॉर ड्रम, मतलब एक जो युद्ध के दौरान बजाने वाला जो ड्रम था, नगाड़ा था, लाइंग, वो पड़ा हुआ था, अंडर ए बनियान ट्री, एक बनियान ट्री मतलब कि एक बरगद के पेड़ के नीचे वो पड़ा हुआ था। आगे देखिए, और दोस्तों ये जो वॉर ड्रम है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ड को आप समझ ही गए होंगे। ड्रम का मतलब होता है वही ढोल नगाड़ा, उसे ड्रम कहा जाता है। और वॉर ड्रम उसे कहा जाता है जो कि युद्ध वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई दो दुश्मनों के बीच किसी भी तरह का युद्ध होता है तो उसके अंदर सामने वाले को चेतावनी देने के तौर पर इस तरह के जो ड्रम्स होते हैं उनको बजाया जाता है, सेना के अंदर थोड़ा जोश भरने के लिए, या सामने वाली जो अपोजिट तरफ जो आर्मी है उनको चेतावनी देने के लिए। तो इस तरह से उन ड्रम्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही थी। आगे देखिए, एज द विंड ब्ल्यू, मतलब जैसे कि जो विंड थी, हवा थी, ब्ल्यू वो बही, मतलब जो बह रही थी, इट नॉक्ड द ब्रांचेस, वो क्या, वो मार रही थी किसी को, द ब्रांचेस, टहनियों को मार रही थी, ऑफ द ट्री, पेड़ के, अगेंस्ट द ड्रम, मतलब वो पेड़ से उसको, मतलब जो पेड़ों की जो हवा बह रही थी वो क्या है, इट नॉक्ड द ब्रांचेस, वो टहनियों को मार रही थी, ऑफ द ट्री, पेड़ की, अगेंस्ट द ड्रम, मतलब कि उस ढोल से, एंड वंस अगेन, और फिर दोबारा, द फील्ड रिवर्बरेटेड विद द साउंड, और फिर दोबारा से ये जो फील्ड थी, मैदान था, रिवर्बरेटेड का मतलब था गूंज जाना, वो गूंज गया, विद द साउंड, उस आवाज़ से वो गूंज गया। और दोस्तों कहानी को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूँगा आप इस चित्र देख लें, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि सर आप चित्र दिखाया कीजिए ताकि कहानी को सुनने में मज़ा आए, समझ में आए। देखिए ये जो है जो वॉर ड्रम के बारे में बात हो रही है, ये वही वॉर ड्रम है। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है उसकी जो शाखाएं हैं, तो क्या हो रहा है, जब हवा चल रही थी उन हवाओं से ये जो शाखाएं वो इससे टकरा रही थी, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रही थी। तो यही कारण था कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पर वो सियार है जिसके बारे में कहानी है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे में पता चलेगा आगे इस कहानी में क्या होता है। द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, क्या अर्थ हुआ, द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब जो सियार था उसने राहत की एक सांस ली। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। तो क्या मतलब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सियार ने राहत भरी सांस ली। When he went near, जब वो नज़दीक गया, he found, उसने पाया, that कि there was a lot of delicious food, के वहाँ बहुत सारा delicious मतलब कि स्वादिष्ट भोजन था, left जो कि छूटा हुआ था, there by the soldiers जो कि सिपाहियों के द्वारा वो छूटा हुआ था। he ate to his fill, उसने जी भर के खाया। had I run away in fear, तो उसने क्या सोचा, had I run away in fear, अगर मैं डर से भाग गया होता, I would not have got all this delicious food, मुझे ये सब स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला होता, he thought, उसने सोचा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए। क्या इसका मॉरल है, करेज ब्रिंग्स गुड लक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग वहाँ किया जाता है। ब्रिंग मतलब लाना, और ये फिफ्थ फॉर्म है ब्रिंग्स। तो क्या अर्थ हुआ, करेज ब्रिंग्स गुड लक, मतलब कि बहादुरी अच्छा भाग्य, अच्छा नसीब लेकर आती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो उस वर्ड को कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।